सो प्रियांक, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, है ना। थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफिंग लास्ट क्लास में भी किया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द केमिकल काइनेटिक्स? यस, तो काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट। तो केमिकल काइनेटिक इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस। बेटा, केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शन होता है उनका एक स्पीड होता है। रेट मतलब स्पीड है कि रिएक्शन किस स्पीड पे, और आपको पता है स्पीड क्या होता है। अगर हम मैथमेटिक्स में लगाते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं ना। तो ऐसे जब भी हम किसी का रेट लगाएंगे इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई कितना प्रोडक्ट बन रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम में। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है बेटा विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो बेटा जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है वो तीन चीज़ों के बारे में बताता है। केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ chemistry which tells about the speed of the reaction. Speed means rate. Rate is always with respect to time. Rate of the chemical reaction. रेट ऑफ द ये रिएक्शन कौन कितनी स्पीड पे चल रहा है। और दूसरा वो बताता है कि उसका पाथ मीन्स मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड टू कैरी आउट दैट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और थर्ड थिंग वो ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेटा जब भी कोई रिएक्शन होती है, और हमने आपको बताया कि रिएक्शन में क्या होता है, जब हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल A प्लस बी, अगर हम बोलते हैं A प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म C प्लस डी, तो रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है। और हमने आपको ये भी बताया था जो रिएक्टेंट होते हैं वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, सेम टाइम में जितना रिएक्टेंट आपका कम होगा उतना प्रोडक्ट होगा। और ये भी है, अगर आप बोलते हैं कि A एंड B आर द रिएक्टेंट, तो A C B बनाएगा और A का कंट्रीब्यूशन D बनाने में भी होगा प्रोडक्ट, और B C B बनाएगा और B का कंट्रीब्यूशन D बनाने में भी होगा। इज इट क्लियर? सो रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और सेम टाइम में प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विद टाइम। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विद टाइम। और यू कैन एक्सप्रेस द रेट, अगर आपको रेट को एक्सप्रेस करना है इट कुड बी है dx अपॉन dt। बेटा हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी करते हैं कि या तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट, और अगर सेम टाइम में भी आप देख रहे हो, जैसे आप और हमारा अगर एफिशिएंसी मैच करते हो, तो अगर हमारे पास काम एक है तो हम टाइम से देखेंगे, अगर कम टाइम में मैंने सेम काम किया तो माई एफिशिएंसी इज गुड। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? सो रेट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम में। और जब प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इज इट क्लियर? तो यू कैन एक्सप्रेस ईदर वे, या तो आप डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट करो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डिक्रीज करोगे तो आपको माइनस साइन देना है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो आपको प्लस साइन देना है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? एनी डाउट? इज इट क्लियर? सो बेटा जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो या तो आप डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करो, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। क्लियर? और आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हो विच इज इन टर्न इक्वल टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज टाइम तो सेम है ना। दिस रिएक्शन, दिस थिंग विल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, कि सेम टाइम में जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बिल्डअप होगा, तो देयर इज अ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? है ना, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और जो ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो मोस्टली डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे बेस्ड है। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे हम बोलते हैं दिस इज आर रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? प्रोडक्ट को हम P से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको रेट का बताना है, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट इज माइनस डेल्टा, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय
delta T, and this is the concentration, increase in the concentration of the product. Is it clear? By time t. तो टाइम इंटरवल सेम होगा. एंड वाई आई पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हेयर? बिकॉज रिएक्टेंट कम होता है बेटा एंड प्रोडक्ट बिल्डअप होता है, एंड बोथ आर इक्वल, बिकॉज सेम टाइम में जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना प्रोडक्ट बिल्डअप होगा. और जब भी हम कोई रिएक्शंस है, इफ़ यू हैव अ मेनी रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिएक्शंस दिया जाता है, आई विल जस्ट शो यू वन रिएक्शन कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस द रेट विद रिस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि PCl5, अगर PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 में कन्वर्ट होता है और Cl2, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ रिएक्टेंट कि 1 मोल ऑफ PCl5 डिकम्पोज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2. तो फिर टाइम तो सेम होगा ना, जितना PCl5 डिकम्पोज होगा सेम टाइम में उतना ये बिल्डअप होगा. इज इट क्लियर? तो हाउ यू कैन एक्सप्रेस द रेट? तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ PCl5. इज इट क्लियर? विच विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट ओवर हियर. वो रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बिकॉज आपको इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. इज इट क्लियर? तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन का जो स्टोशियोमेट्री है, इसको स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सबका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इज सेम. सो यू कैन से मैम दैट डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? ठीक है, दैट PCl5 बाय dt and which is turn equal to the increase in the concentration of the product, that is plus d, that is a PCl3 by dt, which in turn is equal to the plus d, that is the concentration of the Cl2 by dt. तो बेटा टाइम इंटरवल सेम है. सेम टाइम में जितना आपका रिएक्टेंट PCl5 का डिकम्पोजिशन होगा उतना ये बिल्डअप होगा. Is it clear? Can it clear? If I'll take the example of another reactions, for example, you have a 2 moles of N2O5. It decomposed to form 4 moles of NO2 and 1 moles of oxygen. तो what it means कि same time में इसका 2 times consume हो रहा है, इसका 4 times build up हो रहा है और इसका 1 times build up होता है. So whenever you have a different stoichiometry over here, ये जो stoichiometry है ना, तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करना है तो जो भी आपका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आता है वो डिवाइड में चला जाता है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट N2O5 इज, जो आपका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है ना, आप उसको डिवाइड में चला जाएगा -1/2. दिस इज अ d N2O5 by dt. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? विच इन टर्न इज इक्वल टू दैट प्रोडक्ट बिल्डअप. तो जो उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है दैट कैन बी डिवाइड, आप उसको डिवाइड करेंगे 1/4 d NO2 by dt, and this is a 1 mole of O2 is formed, that is a plus, there is 1 only, तो d, this is a concentration of the oxygen by dt. तो इसका मतलब ये है कि सेम टाइम में अगर ये 4 मोल्स बनता है NO2 5, तो इसका 2 मोल्स कंज्यूम होता है. तो बेटा अगर आप इसको, अगर आप मैथ्स अप्लाई करते हो तो इसका मतलब इसका अगर 4 मोल्स बन रहा है और इसका 2 मोल्स कंज्यूम हो रहा है, तो 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो इट मीन्स द सेम टाइम में NO2 which is produced is 2 times as that of the N2O5 डिकम्पोज. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? दैट्स वाई जो हम इनका जो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं इफ़ यू हैव टू मेक ऑल दीज आर इक्वल. रिएक्टेंट जितना डिक्रीज होता है प्रोडक्ट उतना ही बिल्डअप होता है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो दिस इज द वे दैट हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स आर डिफरेंट. यार देखो, इसका 2 मोल्स है, इसका 4 मोल्स है और इसका 1 मोल है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? जो भी इसको स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है तो उसको हम डिवाइड में करेंगे. इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है दैट यू कैन ट्राई द न्यूमेरिकल्स ऑफ योर ओन एज डिस्कस इन लास्ट क्लास. इज इट क्लियर? तो अगर आप बोलोगे कि नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, सो व्हाट आर द फैक्टर्स affecting the rate of reaction. And before going to go further, I just want to know कि हर एक रिएक्शन का जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, वी हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन.
इज इट क्लियर? कुछ रिएक्शंस वेरी स्लो, है ना, कुछ रिएक्शंस वेरी फास्ट, कुछ रिएक्शंस मॉडरेट स्पीड का होता है, और कुछ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इट विल टेक ईयर्स टू डू दैट रिएक्शंस. तो जो भी फास्ट रिएक्शन होगा वो मोस्टली आयनिक रिएक्शंस होगा, ठीक है. जो मॉडरेट स्पीड का होगा दैट यू हैव टू लर्न, है ना. तो वन एग्जाम्पल, और वेरी स्लो, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, दैट इज अ रस्टिंग. इज इट क्लियर? तो रस्टिंग ऑफ आयरन को तो कितने साल लग जाते हैं बेटा. और मॉडरेट स्पीड का अगर आप रिएक्शन बोलोगे तो आप कोई भी एग्जांपल, जैसे आपने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बोलो. इज इट क्लियर? जब हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ अ मॉडरेट स्पीड का है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो नाउ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड कि भाई हर एक रिएक्शन का स्पीड डिफरेंट क्यों होता है ना. हर एक रिएक्शंस का स्पीड डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर मॉडरेट का एक एग्जांपल करते हैं, इफ़ यू हैव अ ईस्टर, देखो ये अगर आपके पास ईस्टर है, इज इट क्लियर, इथाइल एसीटेट, अगर आप उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट विल ब्रेक डाउन टू गिव एसिटिक एसिड. इज इट क्लियर? एंड अल्कोहल C2H5OH. सो इट इज़ अ मॉडरेट स्पीड रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो स्पीड. तो अभी क्वेश्चन आता है कि वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? व्हाट इज द रीजन? कहते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन. कहते हैं हर एक रिएक्शन का रेट डिफरेंट क्यों होता है. जब आप बोलते हो कि मैम रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनता है, तो बेटा रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में बॉन्ड बिल्डअप होता है. आपको पता ना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड. सो देयर इज अ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? ब्रेकिंग के लिए यू हैव टू गिव द एनर्जी. इज इट क्लियर? एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक अ बॉन्ड. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव. और whenever there is a making of the bond, energy is released when a bond is formed. is it clear? तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको नेगेटिव साइन देते हैं. बेटा वो बोलते हैं कि देर आर सो मेनी रिएक्शंस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड टेक्स, तो देर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी. जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, इफ़ यू हैव अ 1 kg पोटैटो, अगर आपको पोटैटो को बॉईल करना है और आपके पास 1 kg चना है, तो अब आप बोलोगे कि मैम मुझे इन दोनों को बॉईल करना है, तो किसको टाइम ज़्यादा लगेगा? ऑटोमेटिकली चना को, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द चना इज़ वेरी हाई. तो अगर आपको सेम अमाउंट को बॉईल करना है, देखो अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो पोटैटो 15 मिनट्स में बॉईल होगा और वही चना आपका ज़्यादा में. तो देखो अगर आपका 1 kg पोटैटो है, कहते हैं इट विल गेट बॉइल्ड इन 15 मिनट्स. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और यही 1 kg अगर आपका चना है तो उसको बॉईल करने के लिए 60 मिनट लगता है. तो दैट इज द, कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो फॉर चना and it is fast for this potato because it depends upon the force of attraction, because there is a making and breaking of the bond takes place. and you can say कि जिन reactants में भी force of attraction बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ मोर देन द एनर्जी रिलीज, तो उनको बहुत टाइम लगता है. और कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लेस, तो थोड़ा सा भी एनर्जी आप यू आर गोइंग टू गिव, इट विल ब्रेक एंड इट विल मेक द प्रोडक्ट. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसलिए बेटा सबका एनर्जी डिफरेंट होता है, रिएक्टेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है. तो आप ये बोलोगे कि इन रिएक्शन देयर इज अ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस. रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं, और सबका एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होता है. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. कहते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं. कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. कहते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं. वन इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इज इट क्लियर? देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब ये होगा भाई जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा. अगर रिएक्टेंट ही कम है तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? बिकॉज रिएक्टेंट कैन मेक द प्रोडक्ट. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर. कहते हैं अगर आप कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कहते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature, whenever we can increase the temperature by 10 degree, the rate of reaction will get doubled. The rate of reaction gets doubled. Is it clear? That I will prove in when we move
टू द नेक्स्ट टॉपिक, है ना, तो हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कहता है थर्ड टॉपिक है सरफेस एरिया। कहते हैं जितना सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज़्यादा होता है तो इजीली आपके कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। तो इफ द सरफेस एरिया इज मोर, यू कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? द फोर्थ इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमने आपको बताया था द कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, विच कैन स्पीड अप द रिएक्शन। इज इट क्लियर? विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो हम कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इज इट क्लियर? तो नाउ और कुछ टॉपिक हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है एंड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। बताया था ना, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इट विल टेक टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? कि नहीं क्लियर? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें मैंने बोला ना आपको, एक 1 kg पोटैटो बॉयल करने में कम टाइम लगेगा और 1 kg चना बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। Is it clear? So there are the 5 factors which can affect the rate of the reaction, और इसके बारे में हम इन फैक्टर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। Is it clear? Can it clear? So now the next thing, अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। जब भी हम ये बात बोलते हैं, जो सबसे मेन है रिएक्टेंट्स, जब हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बेटा अगर आपका रिएक्टेंट ही कम है तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? बिकॉज हमने बोला है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म प्रोडक्ट। इज इट क्लियर प्रियांक? एनी डाउट प्रियांक? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हमारे 2 लॉ है। We have a 2 law that we need to understand. Concentration of reactant पे बेटा reactant पे ही डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। आपके 2 लॉ है, एक तो है रेट लॉ, वन इज अ रेट लॉ एंड वन इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। सो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपके पास कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस अगर आप लेके चलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ यू हैव अ ए मोल्स ऑफ ए, फॉर एग्जांपल यू हैव अ ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट रिएक्ट विद द बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी प्रोडक्ट एंड डी मोल्स ऑफ डी। इज इट क्लियर? सो वो बोलता है कि एज पर दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ए का कितना मोल्स दिख रहा है आपको? ए मोल्स ऑफ ए। वो बी के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करता है? बी मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना, और वो रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बनता है। तो वो बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, किसका प्रोपोर्शनल होता है? कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करता है? मैंने बोला ना रिएक्टेंट पे। इट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reactant each raised to the power of its stoichiometry as shown by the balanced chemical equation। कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और आपका रिएक्टेंट कौन है? ए। तो दिस इज अ ए, और इसका जो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो क्या है? कितना? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का मतलब होता है जब भी आप बैलेंस्ड इक्वेशन करते हो कि कितना मोल्स उसका यूज हो रहा है, तो वो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। अगर आप बोलोगे मैम इसका ए मोल्स है, तो जो भी ए मोल्स होता है तो उसको पावर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द कौन सा रिएक्टेंट? दूसरा रिएक्टेंट कौन है? बी। तो बी, दिस इज द बी इज द अदर रिएक्टेंट, और उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? बी मोल्स ऑफ बी, मीन्स कितना मोल्स बी का कंज्यूम्ड हो रहा है? बी। तो जो भी उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है दैट यू जस्ट बी इन द पावर। इज इट क्लियर? कि नहीं क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज द रेट लॉ। और रेट लॉ का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, कहता है एज पर दिस इज नॉट द रेट लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन
is proportional. The rate of reaction is proportional to the concentration of the reactant. Is it clear? Can you clear? To the concentration of the reactant. Actually, it is not actually. It is proportional to the concentration of the reactant consumed in the reaction. Is it clear? Concentration of the reactant consumed in the reaction. Clear? As observed, as shown, you can say as shown by the balanced chemical equation. Is it clear? As shown by the balanced chemical equation. By the balanced chemical equation. So वो बोलते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है. इट इज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एज शोन बाय द, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कहता है एज पर दिस कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में आपको कितना मोल्स दिख रहा है बेटा, ए मोल्स ऑफ ए, सो बी मोल्स ऑफ बी. सो बेटा जो आपको बैलेंस्ड इक्वेशंस में दिख रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन उतने पे ही डिपेंड करता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे. तो दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन का एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? ठीक है. और अगर आप बोलोगे कि मैम रेट लॉ क्या होता है, व्हाट इज द रेट लॉ, बट रेट लॉ में चीज़ें कुछ और ही होती हैं. जैसे हम बोलते हैं ए मोल्स ऑफ ए react with B moles of B to form C moles of C and D moles of D. तो बेटा अगर आप बोलोगे कि मैम एज पर दिस बैलेंस्ड इक्वेशन कि मुझे A का कितना मोल्स दिख रहा है, A मोल्स, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के वक्त जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज़ डिफरेंट. कि अगर हमें A मोल्स दिख रहा है, हमने इसका सपोज करो अल्फा मोल्स कंज्यूम किया. अगर आप बोलोगे मैम इसका तो बी मोल्स है, क्या पता हमने इसका बीटा मोल्स कंज्यूम किया. इज इट क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलोगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज ए एंड बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. कहते जी उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक, अगर आप कहोगे कि मैडम सपोज करो आपका इसका 3 मोल्स है, माइट भी इसका 3 की जगह इसका 2 मोल्स कंज्यूम हुआ, तो अल्फा वो होती है कि जब हम रिएक्शन को करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो एक्चुअली हमें जो दिख रहा है वो नहीं है, क्या पता वो वैल्यूज डिफरेंट है. तो वो बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. तो वो एक्चुअली कंज्यूम कितना है, इसका अल्फा मोल्स है और इसका बीटा मोल्स है. तो जो भी हम एक्चुअली कंज्यूम्ड है तो उनको हम दिस अल्फा एंड बीटा दे जस्ट कम अप इन द पावर. सो दिस इज कॉल्ड एज द रेट लॉ. तो पहले रेट लॉ की डेफिनेशन इन सिंपल वे में ये होता है, कहते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. कहता है इन अ रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, इट इज प्रोपोर्शनल टू द concentration of the reactant. It is proportional to the concentration of the reactants actually consumed in the reaction, as observed experimentally. Is it clear? As observed experimentally. जैसे हम एक इसको हम फिर बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं मैम H2 प्लस O2 कंबाइन करके H2O बनता है, तो इसका कितना है, अगर आप इसको बैलेंस करते हो उसका 2 मोल्स है, इधर भी 2 मोल्स है. दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. तो अगर आप बोलोगे कि मैम एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन इसका 2 मोल्स है, इसका 1 मोल है, क्या पता इसका जो अल्फा है एक्चुअली जो कंज्यूम है इसका 1 मोल कंज्यूम किया हो और इसका हमने 0.5 मोल्स कंज्यूम किया. इज इट क्लियर? के नहीं क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन का जो पावर होगा. आप कहोगे मैम इसमें तो 1 मोल है, भाई माइट बी इट विल बी चेंज्ड. तो क्या पता इसका 1 मोल कंज्यूम किया हो हाइड्रोजन का
और ऑक्सीजन का आपको 1 दिख रहा है, क्या पता ऑक्सीजन का 0.5 मोल कंज्यूम किया हो. सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. जो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रहा है बेटा, आप उस पर नहीं जाओगे, उतने मोल्स पे नहीं जाओगे. आपका जो एक्चुअल मोल्स होता है वो सिनेरियो डिफरेंट ही होता है. वो तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब पता चलता है. तो रेट लॉ यही बोलता है, और आपका ये पूरा चैप्टर रेट लॉ पे बेस्ड है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट actually consumed in the reaction as observed experimentally. Is it clear? Can you clear? जैसे मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बोलती हूँ, सपोज करो आपके पापा 2 kg पनीर लेके आते हैं. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? आप कहते हैं मम्मा आज हमारे घर में बटर पनीर बनना चाहिए. इफ़ योर पापा इज ब्रिंगिंग 2 kg पनीर. इज इट क्लियर? इफ़ यू हैव अ 2 kg पनीर एट योर हाउस, तो अब आपको ये पता है कि दिस पनीर इज़ अ रिएक्टेंट. इज़ इट क्लियर? तो आपकी मम्मा इसको बना के बटर पनीर इज़ अ प्रोडक्ट. इज़ इट क्लियर? तो अब आप ये सोचो कि आपके घर में बटर पनीर इज़ अ प्रोडक्ट. तो अगर आप बोलोगे कि इफ़ द रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर आपका मम्मा ने 2 kg पनीर यूज़ की है. इज़ इट क्लियर कि नहीं क्लियर? बिकॉज 2 kg पनीर मम्मा हैज़ यूज्ड, तो इट मीन्स जितना आया था उतना ही मम्मा ने कंज्यूम कर लिया. तो दिस इज़ अ लॉ ऑफ मास एक्शन. क्लियर कि नहीं क्लियर? ये लॉ ऑफ मास एक्शन है. और अगर आप बोलोगे कि भी रेट है, अगर आपके घर में पापा 2 kg पनीर लेके आते हैं, बट आपकी मम्मा ने, बिकॉज पनीर इज़ अ रिएक्टेंट, बट आपकी मम्मा ने क्या किया, 1 kg को रख दिया. मम्मा हैज़ स्टोर 1 kg, तो मम्मा ने 2 kg में से 1 kg एक्चुअली बनाया है. इज़ इट क्लियर? तो मम्मी को लगता है कि क्यों बनाना है एक टाइम में इतना, तो दिस इज़ रेट लॉ. इज़ इट क्लियर? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में ½ kg पनीर और भी पड़ा होता है. घर पे होता है ना कि पुराना पनीर पड़ा होता है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मम्मा ने 2 kg पापा लेके आए हैं और कुछ पनीर घर पे भी पड़ा हुआ था. तो मम्मा ने, जैसे मैं बोलती हूँ ना, 500 ग्राम्स पनीर ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ था. तो क्या पता आपकी मम्मा ने 2 kg तो पापा लेके आए हैं, तो मम्मा ने क्या पता 2.5 बनाया हो. इज़ इट क्लियर? तो जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ जो होता है, कहता है जो जैसा होता है वैसा नहीं होता. एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन आपको 2 kg पनीर दिख रहा है कि आपके पापा 2 kg पनीर लेके आए हैं, बट मम्मा ने उसमें से कितना बनाया. अगर मम्मा क्या पता 250 ग्राम्स भी बना सकती है, 1 kg भी बना सकती है, 1.5 भी बना सकते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है घर में कुछ पुराना पनीर पड़ा होता है, तो उसको मिक्स करके मम्मा उसका अमाउंट इंक्रीज भी कर सकती है. तो रेट लॉ ये बोलता है कि, और ये दिस इज ऑलरेडी एवरीथिंग इज प्रूव. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कर करके देखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आस्क मी. क्लियर? कैन क्लियर? और इन अनदर वेज इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन एग्जैक्टली, तो वो बोलते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ प्रोपोर्शनल to the multiplication of the reactant concentration each raised to the power of its stoichiometry actually consumed in the reaction as observed experimentally. Is it clear or not? चलें आगे. Is it clear? Can you clear? अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, इफ़ यू वांट मी टू गो बाय द बुक, आपके बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, अगर हम बोलते हैं A moles of A react with the B moles of B to form C moles of C plus D moles of D, बट इसका एज पर द रेट लॉ अगर आप बोलोगे कि मैम बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो इसका A moles दिख रहा है. इज इट क्लियर? बट आपके जो मम्मी हैं उन्होंने अल्फ़ा मोल्स इसका कंज्यूम किया है एक्सपेरिमेंटली, और इसका बीटा मोल्स एक्सपेरिमेंटली कंज्यूम हुआ है. जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका अल्फ़ा मोल्स कंज्यूम किया है ए का, और इसका हमने बीटा मोल्स कंज्यूम किया है. सो हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर, इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच टर्म, कहता है एज पर द रेट लॉ, कहता है एज पर द रेट लॉ, कहता है द रेट ऑफ द रिएक्शन, कहता है द रेट ऑफ द रिएक्शन, इज इट क्लियर, in terms of the molar concentration of the reactant with each term raised to the power
with each term raised to the some power, raised to the some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient, of that reactant. Is it clear? That reactant in the balanced chemical equation. In the balanced chemical equation. Is it clear? बेटा जैसा इक्वेशन में दिख रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका ए है, वो कम भी हो सकता है, उसका ज़्यादा भी हो सकता है. इज इट क्लियर? तो इसलिए बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली. क्लियर? सो बेटा रेट लॉ के अकॉर्डिंग ही ये पूरा चैप्टर चलता है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द reactant concentration each raised to the power of its stoichiometry actually consumed in the reaction. अगर आप बोलते हो A moles of A react with B moles of B to form C moles of C and D moles of D. और अगर हम proportionality के साइन को हम रिमूव करते हैं तो the rate of reaction is equal to K, that is A का बेटा अल्फा मोल्स है और B का कितना मोल्स कंज्यूम हो रहा है, बीटा मोल्स. इज इट क्लियर? जो भी मोल्स होते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो पावर में जाते हैं बेटा. और अगर आप बोलोगे मैम के क्या होता है, के इज़ अ रेट कांस्टेंट. और अगर आप बोलोगे कि मैम रेट कांस्टेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, व्हाट इज़ रेट कांस्टेंट? के बेटा एक रेट कांस्टेंट है और वो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. कहते हैं जो रेट कांस्टेंट होता है इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. This rate constant is equal to the rate of the reaction when the concentration of the A is 1 mole, clear, and the concentration of the B is also 1 molar, clear. क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी किसी की भी 1 की पावर कुछ भी हो, 2 हो, 1 की पावर 3 हो, आपका आंसर क्या आता है 1. तो वो बोलते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट. जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना मोलैरिटी में, इफ़ यू टेक 1 मोलर, आपका पावर कुछ भी होगा, आपका आंसर विल कम 1. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट? कहता है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट के इज इक्वल, कहते हैं इट इज इक्वल टू द rate of the reaction. Rate constant is equal to the rate of the reaction when the concentration of the reactant, when the concentration of the reactant taken is, when the concentration of reactant taken is unity. Clear? unity बोल सकते हो और आप 1 मोलर ले सकते हो. क्लियर? क्या नहीं क्लियर? और बेटा जो ये रेट कांस्टेंट होता है ना, हर एक रिएक्शन का डिफरेंट रेट कांस्टेंट होता है. इज इट क्लियर? क्या नहीं क्लियर? कहता है एवरी रिएक्शन हैज़ अ डिफरेंट रेट कांस्टेंट एंड ईच रिएक्शन हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर. अगर आपका कोई सेम रिएक्शन है और वो डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहे हो आप, तो अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर लोगे तो आपका रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन का डिफरेंट होगा. और द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. कहता है मुझे कुछ नहीं लेना. इज इट क्लियर? एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. जब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं ना, कहते हैं व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के. कहता है जी जितनी भी रिएक्शंस होती है डिफरेंट रिएक्शन हैज डिफरेंट रेट कांस्टेंट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कहता है एवरी रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट.
हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है. एवरी रिएक्शन एट अ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. कहते हैं अगर आपका सेम रिएक्शन है, अगर आपका कोई रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, बट उस रिएक्शन को आप डिफरेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट कर रहे हो, तो यू हैव अ different rate constant for the same reaction at the different temperature. Is it clear? कहते हैं the value, the next point is the value of the rate constant. कहते हैं the value of the rate constant for the same reaction, for the same reaction changes with temperature. कहते हैं जी अगर आप सेम रिएक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट करोगे तो उन डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिफरेंट रहेगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कि द रेट कांस्टेंट इज अ मेजर. जो आपका रेट कांस्टेंट है, मैंने बताया ना रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट कांस्टेंट इज अ मेजर. वो क्या बताता है? इट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है. और एंड ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. जितना रेट कांस्टेंट का वैल्यू बड़ा होगा, क्लियर, फास्टर इज द रिएक्शन. क्लियर बेटा? ये रेट कांस्टेंट रेट के बारे में बताता है. जितना रेट कांस्टेंट का वैल्यू बड़ा होगा तो इट मीन्स रिएक्शन का स्पीड उतना ही फास्ट होगा. क्लियर? और जो ये रेट कांस्टेंट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कहता है जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है, कहते हैं द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड. कहते हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. क्लियर? कहते हैं मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. कहते हैं रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस रेट कांस्टेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डिफरेंट रिएक्शन होती है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अब अभी हम आपको अभी बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज़ डिफरेंट रेट कांस्टेंट, हैज़ डिफरेंट रेट कांस्टेंट. डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज़ डिफरेंट रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स. और उसका डिफरेंट ऑर्डर का ऐसा यूनिट भी रेट कांस्टेंट का डिफरेंट रहेगा. अदरवाइज आप तो बोलोगे कि मैम ये कांस्टेंट है, इसका तो ऐसा यूनिट सेम होना चाहिए. बेटा अगर आपके जो डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं उनका जो ऐसा यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का वो भी डिफरेंट होगा. बट अभी आपको मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताना है. तो जब भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, कहते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कहते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. कहते हैं बेटा जब भी आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है तो दैट वी नीड टू टॉक अबाउट द रेट लॉ अगेन. हमने आपको बताया था ना रेट लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली. जैसे मैंने फिर बताते हैं A moles of A react with B moles of B to form C moles of C and D moles of D. हमने आपको बताया था इसका आपको एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन आपको इसका A मोल्स दिख रहा है, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के वक्त हमने उसका कितना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसका अल्फा मोल्स कंज्यूम है और इसका बीटा मोल्स. तो एज पर रेट लॉ, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे एज पर रेट लॉ. तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. तो इसका कितना मोल्स कंज्यूम हो रहा है अल्फा और बी का कितना मोल्स कंज्यूम हो रहा है बीटा. क्लियर? तो जो आपकी जो पावर्स होती हैं अल्फा एंड बीटाज आर द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. इज इट क्लियर? तो हम बोलते हैं द सम ऑफ द पावर, द सम ऑफ द पावर है ना, इन विच concentration of the reactant are raised, concentration of the reactant
है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन. In rate law equation gives the order of the reaction. It gives the वही order of reaction होता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बोलता है कि जब हम जो भी पावर होती है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज द पावर इन द रेट लॉ इक्वेशन, तो आप जब आप इन पावर्स का ऐड कर देते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर ऐड करके ज़ीरो आता है आंसर, तो इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर आप बोलोगे कि मैम अल्फा प्लस बीटा द सम ऑफ द पावर्स इन द रेट लॉ इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी 1, तो इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर आप बोलोगे कि मैम अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी सेकंड, तो इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अभी हम आपको बताएंगे. इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. जब आप बोलते हैं कि मैम अल्फा बस प्लस बीटा the sum of the powers in the rate law equation to which the concentration of the reactant are raised, that is called as the order of the reaction. If it will come out to be 3, so this is a third order reaction. तो third order reaction. तो बेटा ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है? Whenever we are talking about the order of reaction, जब हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एज पर योर सिलेबस आपका जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो वो कहते हैं कि व्हाट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है. व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? कहते हैं व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, कहते हैं व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इसको अभी हमें समझना है. मीन्स अगर आप बोलते हो कि मैम मेरा ये ए है, ए रिएक्टेंट, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट. क्लियर? तो एज पर द रेट लॉ, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट उसका पावर ज़ीरो है. कि जो ए रिएक्टेंट है उसका पावर ज़ीरो है. क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी चीज़, अगर 2 का पावर ज़ीरो होता है, किसी का पावर भी ज़ीरो होता है, तो आंसर क्या आता है 1. अगर मैं बोलती हूँ 5 का पावर ज़ीरो है, तो आंसर क्या आएगा 1. तो बेटा वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो बोलते हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं. मीन्स चाहे आप रिएक्टेंट को कम करो, आप रिएक्टेंट को ज़्यादा करो, तो उसका जो स्पीड होगा वो सेम रहेगा. इसलिए वो पावर, दिस मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का जो पावर होगा वो ज़ीरो लेके चलना है. इसमें एक्सपोनेंट और पावर्स यूज़ हो रहे हैं मैथमेटिक्स में. आपको पता है जब कोई भी वैल्यू का पावर ज़ीरो होता है तो आंसर तो सेम रहता है ना 1. तो इसलिए बोलते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है कि जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना प्रोपोर्शनल, कि अगर हम रिएक्टेंट ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. इसमें आप रिएक्टेंट को ज़्यादा करो चाहे कम करो तो उसका स्पीड सेम रहेगा. इज इट क्लियर? तो वो बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि रिएक्टेंट होना नहीं चाहिए. अगर वो उसका मतलब है कि अगर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर आपने रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ ज़्यादा किया, इफ़ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसका स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. इज़ इट क्लियर कि नहीं क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पापा 2 kg पनीर लेके आते हैं, नहीं आया, और आपकी मम्मी ने अगर उसमें से 1 kg बनाना है, मम्मी कहती है आई डोंट हैव टाइम, आई एम प्रिपेयरिंग ओनली 1 kg. इज़ इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो मम्मी ने जब सोच ही लिया है कि हमने 1 kg बनाना है, तो चाहे पापा आपके 5 kg ले आए, 2 kg ले आए, 10 kg ले आए, बट मम्मी का माइंड सेट है आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई रेट. इज़ इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा. तो इट मीन्स अगर आप रिएक्टेंट को कम करो, ज़्यादा करो, है ना, कुछ भी करो, वो उसका पावर मीन्स रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड उस जिसका पावर ज़ीरो होगा रिएक्टेंट का. मीन्स चाहे आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी इंक्रीज करो, 1 मोलर करो, 2 मोलर करो, 3 मोलर करो, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर, बट उसका पावर ज़ीरो होगा. मीन्स रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा. और जितना भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो मोस्टली सनलाइट में होता है और जो कैटलिस्ट फेस होता है। क्लियर? भाई आपको पता है ना कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट का साइड्स होता है। व्हाट आर द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट कैन स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट कैन स्पीड अप द रिएक्शन, क्लियर, विदाउट itself being consumed in the reaction, clear, without itself being consumed in the reaction, clear। तो इसलिए बेटा कैटलिस्ट, जैसे मैं तो कैटलिस्ट को स्कूल बस बोलती हूँ, मैं तो कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं हम? स्कूल बस। एक टाइम में स्कूल बस कितने स्टूडेंट्स को स्कूल में छोड़ती है? 50 स्टूडेंट्स को, क्लियर, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी वैसे करता है। कैटलिस्ट कहते हैं आओ रिएक्टर यू कैन कम। तो कैटलिस्ट का पर्टिकुलर साइट होता है, वो फिक्स साइट होता है, तो वो एक टाइम में जितनों को छोड़ेगा बेटा उतने वो इंक्रीज, चाहे आपका कितना भी रिएक्टेंट हो। तो कैटलिस्ट का फिक्स्ड है, यू कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट का स्पीड फिक्स रहेगा क्योंकि उसके पास सीट्स ही इतना है। और वैसे भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप ऐसा भी मान सकते हो, आप अगर आप मेट्रो में अगर आप क्या कहते हैं ना मूव करते हैं, तो इसका मतलब चाहे पब्लिक कितनी भी हो जाए, मेट्रो को तो एक पर्टिकुलर वो है ना स्ट्रेंथ की, मेट्रो तो इतने ही पैसेंजर्स को लेके जा सकता है ना। तो इसका मतलब चाहे पैसेंजर कम हो थोड़ा ज़्यादा हो, तो मेट्रो में जितना उनको प्रॉफिट होना है वो तो उतना ही रहेगा ना। या इसको आप ऐसे भी सकते हैं, अगर आप किसी लोकल बस में ट्रैवल करते हैं तो इसका मतलब बस का एक स्ट्रेंथ होता है कि अगर 50 लोग होगा तो वो 50 ही जा सकता है। और अब बताओ लोग चढ़ने वाले तो कितने होते हैं, चाहे कितनी भी पब्लिक हो, है ना, कितनी भी हो, तो उन ड्राइवर्स को तो लॉस नहीं होगा ना। वो कहते हैं हमें तो लॉस नहीं है ना, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए, आपको बस में जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। तो उनके प्रॉफिट में, उनके रेट में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इसलिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि जब उस रिएक्शन को, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट चाहिए नहीं है, तो उसका जो एक स्पीड फिक्स होता है, कहता है अगर आप कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो तो उसका रेट में कोई चेंज नहीं होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फिक्स्ड। तो इसलिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो लगाते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर आप 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लो, अगर किसी का पावर ज़ीरो होगा तब भी आंसर क्या आएगा आपका? 1। अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज कर दो बट आपका स्पीड सेम है, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, तो इस मीन्स अगर आप किसी का भी पावर ज़ीरो लेके चलते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, बिकॉज आंसर शुड बी 1। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, it depends on 1 concentration terms of reactant. Is it clear? 1 concentration terms of reactant. अब आप बोलोगे कि मैम ये आप कैसे बताएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक 1 एग्जांपल। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड होगा बेटा। तो जैसे अगर आपका कोई रिएक्शन है, अगर आप बोलोगे कि मैम दिस इज अ रिएक्शन ए प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, क्लियर, ठीक है। तो जब आप बोलोगे कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा वो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, या तो वो ए पे डिपेंड करेगा, है ना, दैट इज का पावर 1, या बेटा वो बी पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन ईदर ऑफ द ए, इट डिपेंड्स अपॉन द 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो उसका पावर 1 जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर आप बोलोगे मैम इफ़ आई टेक द 2 मोल्स ऑफ ए एंड मेक द प्रोडक्ट्स, तो उस केस में अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर करना है, अब आपके 2 मोल्स हैं, नो 2 मोल्स का मतलब है ए और ए, है ना, तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इट डिपेंड्स अपॉन द 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए, मीन्स ए का पावर 1 होगा। क्लियर और नॉट? अगर आप बोलोगे कि मैम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है इन विच द रेट ऑफ reaction depends upon 2 concentration terms. It depends on the 2 concentration terms of the reactant. Clear?
है ना। तो अगर आप बोलोगे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो ए प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, क्लियर। तो अगर आप बोलोगे कि मैम हमने एज पर द रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ ए एंड द वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ बी। तो आपका जो ऑर्डर होगा, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा पावर्स को ऐड ऑन करता है। तो आप बोलोगे 1+1 तो इट कुड बी 2, तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। और अगर आप बोलते हो कि मैम इफ़ यू हैव 2 मोल्स ऑफ ए टू फॉर्म प्रोडक्ट, अगर आप बोलते हो कि एज पर एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द ए रिएक्टेंट और उसका पावर जो है 2 है, तो इसमें इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। बेटा जो भी आपका ऑर्डर होता है वो रेट लॉ पे बेस्ड है। जो भी आपका रेट लॉ, जो भी रेट लॉ में जो सम ऑफ द पावर, सिंपल सा है, सम ऑफ द पावर इन रेट लॉ गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्लियर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर विच डिपेंड्स अपॉन द वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सेकेंड ऑर्डर विच डिपेंड्स अपॉन द 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट। और हमने ये भी आपको बताना चाहेंगे जो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। इज इट क्लियर? चलें आगे, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट। और जो भी आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, जितना भी आपका कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन होगा और जो सनलाइट में रिएक्शन होता है, तो वो आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उसका वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जैसे 1.5, 2.5। इज इट क्लियर प्रियांक? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? एनी क्वेश्चन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? और अगर आपको एक एक एग्जाम्पल करना पड़ेगा बेटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो भी आपका बुक में है एग्जाम्पल, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप एक एग्जाम्पल करते हो। तो अगर आप बोलते हो कि मैम H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन सनलाइट दे विल कंबाइन टू फॉर्म HCl। तो एज पर द एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, है ना, जब उन्होंने ये सब कुछ प्रूव्ड है एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, तो वो बोलते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इज इट क्लियर, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो इसका भी पावर 0 है और इसका भी पावर 0 है, कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो दिस इज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। ना तो वो हाइड्रोजन पे डिपेंड है, ना वो ऑक्सीजन पे डिपेंड है, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो जब आप बोलोगे कि मैम मुझे फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल बताओ, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होगा, जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल you have a 2 moles of NO2 reacts with 1 moles of fluorine gas to forms 2 moles of NO2F. Is it clear? तो अब आपको एक्सपेरिमेंटली किया हुआ, आप बोलोगे मैम इसका 2 मोल्स है, इसका 1 मोल है। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर आप बोलते हो कि मैम इसका, तो ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल है, सॉरी दिस इज एग्जांपल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का भी हम बताते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि मैम दिस इज़ अ सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल है, अगर आप बोलोगे मैम इसका तो 2 मोल्स है, इसका तो 1 मोल्स है, क्या पता एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा बेटा, है ना, तो इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है और इसका भी 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। इज इट क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द 1 मोल्स ऑफ ए, 1 कॉन्सेंट्रेशन एंड 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द फ्लोरीन, क्लियर। सो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस? इट डिपेंड्स अपॉन द 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ NO2 एंड 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ फ्लोरीन। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1+1, इट कुड बी अ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ये 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? प्रियांक, और प्रियांक अगर आप बोलोगे कि आपको देखो एक ऑर्डर करना पड़ेगा आपको NCERT के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। अगर आप बोलोगे मैम व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा? अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल यू हैव अ 2 मोल्स ऑफ N2O5, इट डिकम्पोज टू फॉर्म 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड ऑक्सीजन। तो अगर आप बोलोगे कि मैम इसमें तो 2 मोल्स कंज्यूमर है, बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा बेटा, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है।
क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द N2O5 का वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. The rate of reaction is proportional to the concentration of the N2O5. There is only one concentration term. So order of reaction, इस reaction का क्या होगा? What is the order of this reaction? It is 1. So it is a first order reaction. Is it clear? Any doubt? So now I'm going to take about the example of fractional. देखो order of reaction fraction में भी हो सकता है. That is very very important. तो order of reaction fraction में कैसे होते हैं? For example, if you have a एस्टेल्डिहाइड, क्लियर, इथेनॉल, अगर आप इथेनॉल को हीट करते हो 723 केल्विन पे, इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अगर आप बोलोगे कि मैम एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन इसका तो 1 मोल्स है, इज इट क्लियर? बट एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जब रेट लॉ करके देखा, एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो इसका 1.5 मोल्स कंज्यूम हो रहा है. क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इथेनॉल जिसका पावर 1.5 है. आप बोलोगे मैम एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन इसका तो 1 मोल्स है. बेटा एक्चुअली जो उसका कंज्यूम्ड हो रहा है वो 1.5 हो रहा है. तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज 1.5. इज इट क्लियर? कहते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अबव रिएक्शन? दैट इज 1.5. क्लियर प्रियांक? प्रियांक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में है. बैलेंस्ड इक्वेशन ये सब रेट लॉ पे बेस्ड है. ऑर्डर जो है वो रेट लॉ पे बेस्ड है. एक एग्जाम्पल और बताते हैं कि जिसका ऑर्डर फ्रैक्शन में है. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ H2 और Br2 कंबाइंड टू फॉर्म HBr. तो आप बोलोगे मैम एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन इसका तो 1 मोल्स है हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का भी 1 मोल्स है. बट एज पर द रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन का कितना मोल्स है? 1 मोल कंज्यूमर है. ठीक है. पर ब्रोमीन का जो एक्चुअल कंज्यूमर है वो 0.5 मोल्स कंज्यूम हो रहा है. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? तो आपका ऑर्डर फिर कितना बनता है? ब्रोमीन का आपका हाफ कंज्यूमर है 1/2. तो आपको व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा प्रियांक? टेल मी. द सम ऑफ द पावर हाइड्रोजन का 1, हाँ इट कुड बी a 3/2. क्लियर? कैन इट क्लियर? 1.5. क्लियर? ऐसे likewise there is another example. If you have a carbon monoxide react with the chlorine gas to form phosgene gas Cl2. अब आप बोलोगे मैम इसके अकॉर्डिंग तो इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है. क्या पता इसका एक्चुअल में जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है और इसका 1/2 मोल्स. क्लियर? तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स 2 मोल्स. क्लियर? और जो क्लोरीन का कंज्यूम हो रहा है वो आपका 1/2 मोल्स कंज्यूम हो रहा है. तो व्हाट इज द ऑर्डर ओवर हियर? ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा इट इज द सम ऑफ द पावर टू विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन. ये सब रेट लॉ के ऊपर बेस्ड है बेटा. तो आप बोलोगे कि मैम 2 + 1/2. तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या होगा आपका? 5/2. क्लियर? तो दिस इज अ 2.5. तो बेटा ये ऑर्डर है. ऑर्डर रेट लॉ पे बेस्ड है और रेट लॉ ये बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली. इज इट क्लियर?